नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। लेकिन आज के अपराध की घटना से पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं किस्सा गोई परिवार को कि मैंने 24 अप्रैल 2022 को एपिसोड 484 यानी 484 ये अपलोड किया था। मामला था चित्तौड़गढ़ का। बस्सी में 21 अप्रैल 2022 को एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। दुष्कर्म के बाद हत्या करके उसकी लाश कुएं में फेंक दी गई थी। ये अनहोनी, ये विभत्स घटना उस समय हुई थी जब गांव में 2 लड़कियों की बारात आई थी और एक बारात के साथ आए हुए एक नर पिशाच ने, एक शैतान ने, एक राक्षस ने पिता के पास सो रही 3 साल की इस बच्ची को उठाकर मिठाई का लालच देकर उस गांव से करीब 500 मीटर दूर एक कुएं पर वो ले गया। उसके साथ हरकत की, फिर उसे कपड़े पहना दिए, उसे वापस उस गांव में छोड़ने के लिए जाते समय उसे ऐसा लगा कि ये मर चुकी है और तेजी से भागकर उसने उस कुएं में उस बच्ची को फेंक दिया। वारदात हुई थी 21 अप्रैल 2022 को। 23 तारीख को यानी 23 अप्रैल को हमारे एक बहुत ही सुधी श्रोता हैं हितेश मरोठिया जी। उन्होंने इस खबर की कटिंग्स मुझे मेल की। 23 तारीख को कभी मेल किया होगा। 24 की सुबह जब मैंने ये मेल पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि आज ही मैं इस अपराध को अपने किस्सा गोई परिवार तक पहुंचाऊंगा। आई बटन आप क्लिक करिए। हमारे किसी सुधी श्रोता ने लिखा है कि साहब मैं तो ढूंढता रहता हूं, आई बटन मिलता ही नहीं। आप जो स्क्रीन चल रही है उसमें एक आंख जैसी बहुत छोटा सा निशान है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एपिसोड 484 मिल जाएगा। आप सुनिएगा। मैंने किस्सा गोई परिवार की तरफ से अंत में ईश्वर से ही प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, ऐसे निर्दयी, नरपिशाच और राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को अदालत जरूर सजा दे। और आज फिर हितेश मरोठिया जी का एक सुबह सुबह मेल आया और उन्होंने ये बताया कि चित्तौड़गढ़ के सेशंस कोर्ट ने उस अपराधी, उस राक्षस को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। बड़ा मन हर्षित हुआ। पुलिस ने भी, और आप सुनिएगा उसको कि किस तरह से उस अपराधी का पता लगा था। पूरा गांव एक हो गया था और जिन जिन गांवों से उन 2 बच्चियों की बारात आई थी, 2 लड़कियों की, उस पूरे गांव ने भी सहयोग किया था। और इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने से पहले, कोई 1-2 घंटा पहले, वो 4 साल के एक बच्चे को ले गया था और उसके साथ भी दुष्कर्म किया था। लेकिन संयोगवश ईश्वर बच्चे के साथ रहा होगा, वो जिंदा बचा रहा और उसे भी उसी तरह उसी गांव में इसने छोड़ दिया था। इस अपराधी का नाम लेना भी जैसे कहते हैं पाप है। रमेश धाकड़ इसका नाम था। पुलिस ने इसको जैसे ही गिरफ्तार किया, जिस गांव से बारात आई थी, उन्होंने बहुत सहयोग किया और फोटो वीडियो जब उसको दिखाई, वहां गांव में भेजी गई, तो फौरन इसे पकड़कर
उन लोगों ने पूरी भीड़ के साथ उसे तब तक बिठाए रखा जब तक कि चित्तौड़गढ़ से पुलिस नहीं आ गई, उस थाने से पुलिस नहीं आ गई। 8 दिन में ही 100 पेज की चार्जशीट। पुलिस भी इस अपराध से बहुत दुखी थी, बड़ी खिन्न थी कि क्या होता जा रहा है समाज को। उन्होंने इसीलिए 8 दिन में 100 पेज की चार्जशीट पेश की और एफएसएल की रिपोर्ट और 19 गवाहों के फैसले के बाद लगभग साल भर में ये फैसला सुना दिया। अभियोजन पक्ष ये कहता है कि ट्रायल के समय कुल 23 गवाह, 90 दस्तावेज और 14 आर्टिकल्स पेश किए गए। एफएसएल के तरफ से जो अकाट्य तर्क रखे गए एविडेंस के, जिन्हें कोई काट नहीं सकता था, जिसके आधार पर यह सजा हुई सेशन कोर्ट से, हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट भी इसे ये सजा इसको बरकरार रखेगी और सुप्रीम कोर्ट भी इसे बरकरार रखेगी और उस दिन हम सबसे पहले आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि अब इस व्यक्ति को आज फांसी पर लटका दिया गया। लटकना भी चाहिए ऐसे लोगों को। आप सुनिएगा, कलेजा कांप जाएगा। उस दिन के कमेंट्स देखिएगा कि कैसी विभत्स घटना उस 3 साल की मासूम के साथ घटी थी। तो आज किस्सा गोई परिवार, और हम तो ये मान के चलते हैं, आप अगर कमेंट्स की वैरायटी देखें, हिंदी भाषा भाषी लोग जिस जिस देश में रहते हैं, कल के कमेंट में देखिएगा हमारे किस्सा गोई परिवार के 2 लोग इजराइल में रहते हैं, उन दोनों के कमेंट भी पढ़िएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में, पाकिस्तान में, नेपाल में, सब ने इस घटना की भर्त्सना की थी। सब ने इसको पढ़ा था तो जैसे उनका दिल बिखरने सा लगा था जब इसको लोगों ने सुना था। और आज मैं फिर यही प्रार्थना करता हूं, अच्छा ये लोग भी देखते हैं, इसके साथ यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज देने वाले बहुत बड़ी संख्या में किस्सा गोई अपराध के बारे में अपनी जानकारी, कानून के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के तरीके के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, अपराधी की मानसिकता को समझने के लिए बच्चे भी बहुत देखते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, इनमें कुछ जूनियर जुडिशियल ऑफिसर्स जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनकी 3-3, 4-4 साल की सेवा हुई होगी अलग अलग प्रदेशों में, वो भी किस्सा गोई के अलग अलग एपिसोड्स देखते हैं। मेरे पास कोई साधन नहीं है ये जानने का कि आदरणीय जज साहब ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जज साहब ने भी ये एपिसोड देखा था कि नहीं देखा था। मेरे पास ये भी साधन नहीं है कि जो अभियोजन पक्ष का वकील है उसने भी ये देखा था कि नहीं देखा था। लेकिन जिन एविडेंसेस पर यह सजा हुई है वो ये है कि बच्ची की फ्रॉक पर मुलजिम के छाती के बाल रिकवर हुए थे, जो मुलजिम के हेयर से मैच हुए थे 100%। उसके नाखूनों में मुलजिम के नाखून से जो स्वैप निकाले थे उस समय एफएसएल के लोगों ने, वो बच्ची के डीएनए से मैच कर रहे थे। तीसरा, बच्ची के शरीर पर दांत के निशान थे। डेंटल पैटर्न जो मुलजिम का था एग्जैक्टली वैसे ही दांत के निशान थे। ये 3 ऐसे अकाट्य साक्ष्य थे जिन्हें मैं अच्छी तरह से पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये साक्ष्य कटने वाले नहीं हैं, चाहे जितने बड़े वकील खड़े कर दिए जाएं। मैं उम्मीद भी यही करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना भी यही करता हूं कि ऐसा जरूर हो। आज मैं जिस वाकये का जिक्र करूंगा, जिस घटना का मैंने शुरू में बताया कि वो हालिया है,
घटना मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है। 4 मार्च 2023 को सुबह सुबह कोई 4 या 5 बज रहे होंगे। एक महिला और 2 पुरुष। महिला का नाम गोल्डी कोल था, उम्र कोई 25-26 साल। उनका एक रिश्तेदार छोटे लाल कोल और एक बहनोई, ये 3 लोग थाने पर अल सुबह पहुंच गए। थाने पर जो डे अफसर थे उनसे बताया कि साहब एक घटना हुई है, मेरे पति की हत्या हो गई है ठेकहा मोहल्ले के ब्रजेश शुक्ला के निर्माणाधीन मकान में। घटना गंभीर थी, सूचना भी गंभीर थी। डे अफसर ने फौरन थाना प्रभारी को उठाया, सो रहे थे, रात में गश्त से आता है पुलिस। अच्छा, एक चीज और आप कभी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई 3 बजे 4 बजे या 5 बजे पहुंच जाए थाने पर और इंस्पेक्टर को कोई जगाने जाए, या जो संतरी ड्यूटी होती है, पहरा होता है, या जो चौकीदार होते हैं, वो अगर ये बता दें कि साहब अभी अभी आए हैं, सो रहे हैं, तो इतना बुरा लोग मानते हैं कि अरे थानाध्यक्ष सो रहा है, मेरा शहर लुटा जा रहा है। अरे भाई, वो भी आदमी है। एक सिस्टम बना हुआ है थाने पर। आप क्या, वो जीडी में तो वो 24 घंटे जगता है। किसी भी जनरल डायरी में कोई भी थानाध्यक्ष ये नहीं लिखता कि मैं थक कर आया हूं सुबह 3 बजे, अब सोने जा रहा हूं, कभी नहीं लिखता। वो हमेशा इलाका हाजा की देखभाल में रवाना रहता है और इलाके की देखभाल करता रहता है। वो इसी डर से कि कल को हमारे रिकॉर्ड्स को जब खंगाला जाए, रात में 3 बजे कहीं डकैती पड़ी हो हमारे इलाके में, तो अधिकारी ये कहेंगे भाई जीडी में लिखा है तुम सो रहे थे, तुम्हें गश्त करनी चाहिए थी। लेकिन वो भी मानव है, बहरहाल उसे जगाया गया। जग के फौरन आए, वर्दी पहनी, गाड़ी पर बैठी और ठेकहा मोहल्ले पहुंच गए श्री ब्रजेश शुक्ला के मकान पर। मकान निर्माणाधीन आप कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा बन गया था। उसमें केवल फर्श, बिजली, ये सब चीजें ही रह गई थी। ग्राउंड फ्लोर के दूसरे, पहला छोड़ के दूसरे खिड़की दरवाजे भी लगे हुए थे। दूसरे कमरे में जमीन पर बिछे हुए एक जो दासैना होता है, दसैना बोलते हैं उसको, दसना भी कहीं कहीं बोलते हैं, पुरानी धोती या साड़ियों को एक साथ सिल के बिस्तर सा बनाया जाता है गांव में, वो था। एक चद्दर थी और एक पुरुष पूरी तरह से नग्न अवस्था में, और सिर पर उसके ईंट से बुरी तरह से कुचला हुआ, जिस ईंट से कुचला हुआ वो भी पास में रखा हुआ था। खैर, शिकायत करने वाली महिला, उसके बहनोई और रिश्तेदार तीनों भी वहां मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने पूछा क्या हुआ था। महिला ने बताया कि मेरी ससुराल या मेरा घर खड्डी, थाना रामपुर नेकिन, जिला सीधी में पड़ता है। ये मेरे पति हैं, मैं इनकी पत्नी हूं। मेरे पति का नाम श्यामलाल कोल, पुत्र परदेशी, उम्र कोई 45 साल, खड्डी के रहने वाले थे। मेरे साढ़ू यहीं ढेकहा मोहल्ले में रहते थे। मैं मेरठ में एक निर्माणाधीन अस्पताल में पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहा हूं। मेरी पत्नी मेरे घर, मेरे माँ बाप के साथ रहती है। साढ़ू के यहां एक आयोजन था। मैंने बताया कि मैं साढ़ू के यहां रीवा पहुंच रहा हूं। गोल्डी कोल उर्फ गुल्ली ने भी कहा कि ठीक है, तुम पहुंचो, हम भी आ रहे हैं। गोल्डी कोल ने बताया कि हम वहां पहुंच गए। मेरे पति श्यामलाल पहले से पहुंचे हुए थे। शाम का फंक्शन था। सब लोगों ने बैठ के पहले खूब शराब पी। शराब पीने के बाद सब लोगों ने खाना खाया। जब सोने की बारी आई तो फिर मेरे साढ़ू ने कहा
कि यहीं बगल में जिस निर्माणाधीन मकान में काम चल रहा है, उसका काम और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सामान्य रूप से वहीं सोता हूँ रात में कि कहीं उसमें चोरी ना हो जाए। चोरी का मतलब जो बिजली के सामान रखे हैं, नल और जो टॉयलेट्स की फिटिंग्स हैं वो रखे हुए हैं, कहीं चोर ना उठा ले जाएं। आज इस फंक्शन की वजह से घर पर आया हूं। हमारा बिस्तर और बाकी सब वहीं पर है, तुम लोग वहीं पर जाकर सो जाओ। मार्च का महीना, ऐसी भी गर्मी नहीं थी कि वहां पंखे या कूलर की जरूरत पड़े। सब रिश्तेदारों को अपनी अपनी जगह भेजने के बाद या विदाई करने के बाद हम दोनों इस निर्माणाधीन मकान में आ गए। रात करीब 11 बजे दो लोग मकान के भीतर घुस आए। पीछे का हिस्सा खुला हुआ था, उसमें जो दरवाजा था वो लगा नहीं था। उधर से आ गए और उन्होंने मेरे पति को मारना शुरू किया। मुझको भी हाथ लगाया, लेकिन मैं तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। मैं सीधे वहां से अपने एक रिश्तेदार छोटे लाल कोल के घर गई और उन्हें बताया कि फौरन चलिए, श्यामलाल को यानी मेरे पति को दो बदमाश मार रहे हैं। वो भी बेचारे घबराहट में बहुत जल्दी जल्दी वहां आए। मकान मालिक भी पास, मेरे साड़ू भी आए। मकान मालिक भी वहीं पास में था, जिसका नाम मैंने ब्रिजेश शुक्ला बताया। ब्रिजेश शुक्ला जी को जगाया गया, वो भी आ गए। फिर ये कहा गया कि आप फौरन थाने पर जाकर इसकी रिपोर्ट कराइए। ब्रिजेश शुक्ला जी ने टेलीफोन करके थाने पर बताया कि ये लोग आपके पास जा रहे हैं और इनके साथ एक हादसा हो गया है। पुलिस ने भी इस बात को मान लिया कि खुला हुआ है, शहर के से थोड़ा हटके ये मकान है, हो सकता है रात में बदमाश आए हों, महिला के जेवर या उसके पैसे छीनने के लिए उसके साथ मारपीट की हो और ज्यादा मारने की वजह से वो मर गया और फिर वो लोग भाग गए। बात उस परिवेश से, सीन ऑफ क्राइम से मैच कर रही थी। सिर्फ एक चीज ऐसी थी जो कतई मैच नहीं कर रही थी, श्यामलाल का बिल्कुल नेकेड होना। आपस में बातचीत करके उन्होंने कहा कि भाई ये कपड़े उतार के, तो लोगों ने कहा साहब पति पत्नी हैं, 6 महीने बाद एक दूसरे से आए थे, मिले थे, तो कोई ये एबनॉर्मल बात नहीं है। जो बदमाश आए थे वो इनको कपड़ा पहनने का मौका क्यों देते? उन्हें जो कुछ लूटना हो, जो पैसा रुपया जो कुछ भी हो, वो लेकर चले जाएंगे। इसने विरोध किया होगा, इसकी पत्नी पर हाथ लगाया होगा तो भी विरोध किया होगा। पत्नी ने भी ये बताया कि हाँ वो मेरी तरफ झपटे और मैं भाग गई। बात यहीं तक रह गई। पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई। कॉज ऑफ डेथ वही शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज। पत्थर भी वहीं मिल गया, ईंट थी, निर्माणाधीन मकान में ईंट ही ईंट थी, उन्हीं में से एक ईंट थी जिससे उसका सर कुचल कर उसे मारा गया था। पुलिस के सामने अब ये समस्या हो गई कि आखिर कौन से बदमाश थे। थाने के रिकॉर्ड में चोरी करने वाले इस तरह के बदमाश, रात में डकैती डालने वाले इस तरह से बदमाश की जो लिस्ट थी वो निकाली गई। खंगालना शुरू किया पुलिस वालों ने और टीमें भेजी कि देखो इनकी लोकेशन कल रात में कहाँ थी, इनका मूवमेंट कल रात में कहाँ था। बहरहाल काफी प्रयास के बाद भी जब कुछ नहीं समझ में आया तो एक पुराने सब इंस्पेक्टर ने एक बात बताई। उसने कहा साहब ये बताइए कि महिला ने बिल्कुल नजदीक से देखा, संख्या वो बड़ा स्पष्ट बता रही है 2, लेकिन ये नहीं बता पा रही है कि वो क्या पहने थे, भाषा क्या थी, जब लौट के आए तो किस दरवाजे से घुसे होंगे,
क्या उस दरवाजे में जो सिटकिनी नहीं थी वहां तक पहुंचने के लिए कहीं उनको दीवार फांदनी पड़ी होगी। पूरी डिटेल उससे पूछी जाए और फिर इसको वेरीफाई किया जाए। हो सकता है ये महिला कुछ छिपा रही हो। इस काम के लिए सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी को लगाया गया। महिला को बुलाया गया। महिला से जब सीएसपी और तमाम महिला कांस्टेबल्स जो पूछताछ के लिए बुलाई गई थी, उन्होंने जब पूछना शुरू किया तो उसने वही रटा रटाया जवाब दिया कि साहब ऐसे हुआ था, उधर से आए, भीतर से घुसे, मुझ पे हाथ लगाया, मैं भागी और सिटकिनी खोली और भाग गई। सामने जब पहुंची वहां तो मैंने शोर मचाया। उसके बाद फिर मुझे डर लगा, वो लोग बोले कि जो चिल्लाओगी या बोलोगी मार डालूंगा। और फिर मैं सीधे अपने रिश्तेदार के यहाँ गई। फिर वहाँ से लौट कर आई सब लोगों को लेके, तो ये देखा कि मेरे पति मृत पड़े हैं। तब पुलिस ने इस पूरे इंसिडेंट को 10 भाग में काट कर पूछा, तुम साढ़ू के यहां से कितने बजे निकले, दोनों लोग यहां कितने बजे पहुंचे, लाइट थी कि नहीं थी, एकदम अंधेरे में तुम्हें बिस्तर कैसे दिखाई दिया, क्या तुम्हारे पति ने माचिस जलाई, क्या तुमने कोई माचिस जलाई, क्या तुमने मोमबत्ती का इस्तेमाल किया। हालांकि ये सही है कि उस समय लाइट उस घर में लग गई थी। रात में काम करने के लिए कुछ कमरों में बल्ब भी टेम्परेरी लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे ये एक हिज्जे का दूसरे हिज्जे का जब कमरे के भीतर आई तो तुम दोनों सो रहे थे कि तुम जग रही थी, तुम्हारा पति सो रहा था। उन लोगों ने पहले तुमको मारा कि तुम्हारे पति को मारा। उन लोगों ने क्या किसी से पूछा कि पैसा कहाँ है, सामान कहाँ है, नगद पैसा कहाँ है? क्या उन्होंने तुम्हारे गले में पड़ी हुई सोने की चेन और चांदी के पाजेब ढूंढने की कोशिश की? बहरहाल उस 10 अलग अलग हिस्से के सवाल एक टीम ने किया, दूसरे टीम ने किया, फिर तीसरे टीम ने किया। तीनों टीम के बाद जब चौथी टीम ने फिर वही सवाल पूछना शुरू किया तो वो हर सवाल पर पुराने जवाब से अलग हो गई, कंफ्यूज हो गई, कंट्राडिक्टरी चीजें बताने लगी। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी को पूरा यकीन हो गया कि हो न हो ये महिला ही है जिससे कुछ निकाला जा सकता है। और महिला सीएसपी, महिला डीएसपी, महिला थाने की इंचार्ज, कमरा बंद हुआ, राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। थोड़ी देर में ही जैसे ही राष्ट्रीय कार्यक्रम उस पर महिला पर शुरू हुआ, वो भी राष्ट्रगान गाने लगी और बताया कि मैंने ही मारा है, ईंट से मारा है। ये मेरे ऊपर, मेरे चरित्र पर बार बार शक करता था। हम 6 महीने बाद मिले थे। मेरी बहन और मेरे बहनोई ने यही समझकर कि बहुत दिन बाद मिले हैं, इस पूरे मकान में किसी दूसरे गेस्ट को नहीं ठहराया था। हम ही दोनों को बिस्तर पहले से लगा हुआ था। लेकिन मेरे पति यानी श्यामलाल की शक करने की आदत से उसने पत्थर निकाल लिया, ये ईंट निकाल ली, मुझे मारने के लिए दौड़ा। शराब के नशे में था। मैंने उसका हाथ जैसे ही पकड़ा वो गिर गया। पत्थर मैंने उससे छीन लिया और उसके सिर पर प्रहार किया, नहीं तो वो मुझे मार डालता। अब उसकी बात सब 100% एक दूसरे से कंट्राडिक्ट हो गई, एक दूसरे से कड़ी जुड़ गई। पूरे इवेंट का फ्लो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से आ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए। आज की घटना में एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए की
कि उसे शक था कि उसकी पत्नी के किसी और से संबंध है। हालांकि पुलिस के सामने इकबालिया बयान के बाद कि उसे शक था कि मुझसे किसी से संबंध है, पुलिस को भी ऐसा लगा कि इसने अकेले नहीं मारा होगा। अगर वो शक करता है, हो सकता है इसका प्रेमी भी यहां मौजूद हो और प्रेमी और इस पत्नी ने मिलकर इसे मारा है। इसलिए गोल्डी कोल उर्फ गुल्ली के उस बयान को तस्दीक करने के लिए पुलिस इनके घर खड्डी थाना रामपुर नैकिन गई सीधी में। इसके मकान पर गई, इसके गांव वालों से पूछताछ की, बहुत ही विस्तृत पूछताछ की। लोगों ने बताया कि ये अपनी सास ससुर की सेवा करती है, घर वालों की सेवा करती है, खाना बनाती है, साफ सफाई करती है, जानवरों के लिए सब इंतजाम करती है, तेजी से सब काम करती है, दोपहर तक दिन के सारे काम से खाली हो जाती है, फिर ये थोड़ा आराम करती है, शाम का काम फिर से शुरू कर देती है और ये कोशिश करती है कि किसी पराये मर्द से बात न करना पड़े और बिना घूंघट के इसे किसी ने भी कभी किसी दुकानदार से या सामान जिनसे लेना है उसके सामने बिना घूंघट के नहीं देखा है। कहने का आशय ये कि उसके चरित्र और आचरण के बारे में कोई भी प्रतिकूल बात गांव में, परिवार में, टोला पड़ोस में किसी ने नहीं बताई। उसके पास एक मोबाइल नंबर भी था। पुलिस ने उसकी सीडीआर निकलवाई। रात में 11 बजे के पहले पहले मोबाइल बंद हो जाता था और वो सो जाती थी। कोई ऐसी रिपीटेड कॉल नहीं थी जो कभी रात में भी की गई हो, दिन में भी की गई हो, रात के 12 बजे के बाद भी की गई हो। हम लोग जब सीडीआर देखते हैं और अगर रात में 12 से 3 की रिपीटेड कॉल कई दिन की हैं तो फौरन समझ में आ जाता है कि यह आशनाई है। चाहे लड़की का सीडीआर हो, चाहे लड़के का सीडीआर हो, मामला आशनाई का है, इश्क मोहब्बत का है, प्रेम का है या इससे रिलेटेड जो भी अच्छी खराब बातें हो सकती हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन इस महिला के, गोल्डी के सीडीआर में ऐसा कोई रिपीटेड नंबर नहीं था, ना ही किसी तरह की कोई कॉल रात में 11 बजे के बाद थी। दिन में तमाम लोगों से बातचीत हुई थी। पुलिस ने उसको भी फिजिकली वेरीफाई किया। ज़्यादातर उसमें महिलाएं थीं और उसमें से भी इसके गांव की, जहां की ये रहने वाली है, वहां इसके साथ और बचपन में साथ साथ खेलने वाली सखी सहेलियां थीं। जो कुछ थोड़ा बहुत 2, 4, 5 तक इसने पढ़ाई की थी, इसकी क्लासमेट्स थीं। सब वेरीफाई कर लिया और ये तय पाया गया कि इसके पति का जो भी शक इसके ऊपर था दूसरों से संबंध का, वो सरासर गलत था, आधारहीन था। जिन 2 नंबरों से इसकी ज्यादा बात हुई वो दोनों ही इसकी पक्की दोस्त थीं, सहेलियां थीं, एक ही गांव की थीं, शादीशुदा थीं, बाल बच्चे वाली थीं और दिन का काम 11-12 बजे खत्म करने के बाद ही उनसे बातचीत होती थी, क्योंकि हो सकता है वो भी उसी समय फ्री होती हों। मोबाइल में उनके भेजे हुए कुछ वैसे नॉन वेज टाइप के चुटकुले और कुछ 1-1, 1.5 मिनट की क्लिप्स भी थी, जो ब्लू फिल्म आप कह सकते हैं। लेकिन ये आपत्तिजनक इसलिए नहीं थी कि रिसीव करने वाला या सेंड करने वाले ये सब बालिग थे, मैच्योर थे, बाल बच्चेदार थे, शादीशुदा थे। तो आपसी बातचीत के कनेक्शन में ये सब हंसी मजाक, हंसी ठिठोली के लिए भेजे गए ये 2-4 वीडियो क्लिप मिले और चुटकुले जो पति पत्नी के, लड़का लड़की के, प्रेमी प्रेमिका के, जो तमाम आप भी सब लोग देखते हो, बताते भले न हो लेकिन देखते सब हैं, उस तरह के चुटकुले थे। उससे पूछा गया, गोल्डी से, कि ये तुम्हारी कैसी दोस्त हैं। उसने पूरा बताया कि साहब हम लोग अपनी अपनी सब बातें करते हैं, शादीशुदा लाइफ है, शादीशुदा लाइफ की बातें सबको करने का अधिकार है। हमें जब कभी किसी का एक उसमें से, जैसे उसने भेजा, तो मैं दूसरी वाली को भी
या अपने और तीसरी वाली को भी मैं भेज देती थी, लेकिन हम हमेशा दूसरे के प्राप्त वीडियो या इस तरह के चुटकुले ही फॉरवर्ड करते थे। हम उसको इंटरनेट पर ढूंढ नहीं सकते थे, मुझे इन सब की जानकारी नहीं थी। गोल्डी ने बताया कि उस दिन जब वो बहन के हाथ से खाना खाकर निर्माणाधीन नए मकान में आई और पति के साथ सोने गई, तो दोनों ही उस दिन पूरे मकान में अकेले थे। गोल्डी ने बताया कि करीब 6 महीने बाद मैं अपने पति से मिल रही थी, क्योंकि उसका काम मेरठ में जहां वो कर रहा था कंटिन्यूअस सा काम था, उसे 1-2 दिन की भी छुट्टी नहीं मिली और 1-2 दिन में वो सीधी आ भी नहीं सकता था मेरठ से। आने जाने में ही 2 दिन लगते हैं और एक आध दिन और रुके तो कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी मिले, तभी वो घर आकर कुछ दिन आराम कर सकता था। हम दोनों जैसे ही वहां पहुंचे, पूरा मकान था ऑलमोस्ट बना हुआ, मतलब प्लास्टर नहीं हुआ था, बाकी सब कुछ बना हुआ था। 6 महीने बाद जब हम दोनों मिले तो हम लोगों ने पति पत्नी का धर्म जो होता है वो निभाना शुरू किया। लेकिन मेरे दिमाग में उस समय अपनी उन सहेलियों की भेजी हुई 1-2 जो क्लिप्स थी, वीडियो क्लिप्स थी, वो मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैंने उनमें से एक वीडियो को कुछ फॉलो करना शुरू किया, जैसा उसमें दिखाया गया था शायद वैसा उसको फॉलो करने की कोशिश करनी शुरू की। और जैसे ही उसने शुरू किया वैसे ही उसका पति श्यामलाल एकदम बिदक गया, खड़ा हो गया और उसने कहा कि मेरा शक आज पुख्ता हो गया। मुझे बहुत पहले से शक था कि तुम्हारे किसी से संबंध है। जो कुछ तुम अभी कर रही हो, सबसे पहले ये बताओ किसने सिखाया है? तुम किसके साथ सोती हो? तुम्हें आज ये बताना होगा, वरना आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे शक तो पहले से था, लेकिन आज मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया, यकीन में बदल गया। मैं समझ गया कि तुम किसी न किसी से तुम्हारे संबंध हैं, वरना तुम्हारी ये हरकत ये तुम्हारे अपने के बस का नहीं है। वो कहने लगी कि वो कसम खाने लगी और गिड़गिड़ाती रही कि अरे भाई, क्यों बिना बात के नाराज हो रहे हो? मेरा फोन मैं तुमको दिखा देती हूँ, फला सहेली ये सब भेजती रहती हैं, और हम क्या ऐसा भी नहीं कर सकते? हम तुम्हारी ब्याहता पत्नी हैं। लेकिन थोड़ा शराब के भी नशे में था। वो वहीं कमरे के भीतर वो निर्माण वाली जो ईंटें होती हैं वो रखी हुई थी, दौड़ के गया और उठाकर ले आया और पूरे दम से उसने उसके सिर पर प्रहार करने की कोशिश की। महिला ने उसका हाथ जैसे ही पकड़ा, अपनी तरफ आती हुई इस ईंट का वो लड़खड़ा कर गिर गया। गोल्डी कहती है मैंने उसके हाथ से वो ईंट छीन ली और ईंट छीनते ही मैंने उसी ईंट से उसके सिर पर कई प्रहार कर दिए, इसलिए ऐसा न हो कि ये फिर खड़ा होने का मौका मिले तो ये इसी ईंट से मेरी हत्या कर देगा। ये पूछने पर कि ये उसके दिमाग में कहां से आया कि पुलिस को एक झूठी कहानी बोले, जब वहां से मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गई तो मैंने भी उनको यही बताया कि किसी ने उनको मार दिया है, आप चल के देख लीजिए। लेकिन वो भी डर गए, उन्होंने दूसरे रिश्तेदार को जगाया और फिर मुझे लेके सब थाने पर पहुंच गए। तो आज एक शक ने, वो भी निराधार शक ने, झूठे शक ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि बेचारा पति मारा गया। देखिए, पति पत्नी के बीच ऐसी बातें और शक होते रहते हैं, प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी के बीच। शादीशुदा लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, उसका जमाना है। दोनों के पास, पति पत्नी जो एक दूसरे पे इस तरह के शक करते हैं, उनके पास मोबाइल होते हैं और वो अपनी अपनी शंका का समाधान करते रहते हैं, लेकिन ये बात किसी दूसरे से शेयर करने की हिम्मत नहीं करते, या सोचते हैं कि शेयर करेंगे तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे,
इसलिए ये बातें कभी शेयर नहीं करती हैं, नहीं की जाती हैं। और मोबाइल में गूगल बाबा से जो अर्जित ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार गूगल बाबा के पास है, उसी ज्ञान से जब वो पति या पत्नी पर उस ज्ञान की जो आजमाइश शुरू करते हैं, तब उनके दिमाग में होता है, अरे ये इसको ये कैसे पता, जरूर इसका किसी न किसी से संबंध है। अरे भाई, ये मतलब निरा मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि इसे किसी ने बताया होगा, इसको किसी ने सिखाया होगा, ये किसी के साथ उसने ऐसा किया होगा इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है। निरा मूर्खता की बात है भाई। अब तो गूगल बाबा के पर बाबा आ गए हैं, चैट जीपीटी से तो लोग अपने प्रश्न पत्र सॉल्व कर ले रहे हैं। ऐसी शंका अगर आप चैट जीपीटी में डाल दीजिए तो उसके 300 पन्ने का रिप्लाई आ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये परदादा हैं गूगल बाबा के, ये सत्यानाश कर देंगे इस तरह के संबंधों का अगर इनके ज्ञान के भरोसे आपने आपसी बातें करनी शुरू की। तो इसलिए आप जब भी अपने ज्ञान को किसी पर थोपना चाहेंगे, शेयर करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो कृपा करके उस सोर्स को भी संबंधित को बता दीजिए, वरना दिमाग का वो कीड़ा जो हमेशा सबके दिमाग में रहता है लेकिन थोड़ा सा डोरमेंट रहता है, वो ऐसी हरकत से एकदम से एक्टिव हो जाता है। और सब जानते हैं कि ऐसी शंका पति पत्नी के बीच 90% लोग किसी और से शेयर नहीं करते, वही दो लोग जानते हैं। अगर दोनों के बीच जरा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल घटेंगी या घटती हुई होंगी या घट चुकी होंगी, लेकिन ये घटनाएं होंगी। अगर इस तरह की बात एक दूसरे के ऊपर शंका करने की का कोई आधार हो, शंका करने की कोई बात हो, अचानक आपके किसी बात से सामने वाले को शंका हो जाए या सामने वाले की किसी बात या हरकत से आपको शंका हो जाए, तो देख लीजिए, या तो उसकी बात का यकीन करिए या उससे कहिए, भाई ये ज्ञान तुमको कहाँ से मिला? गूगल बाबा का ज्ञान है कि गूगल के परदादा चैट जीपीटी का ज्ञान है? अगर आप ये शंका का समाधान तुरंत नहीं कर देंगे तो ऐसी घटनाएं घटेंगी, कोई नहीं रोक सकता। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।